Assalamualaikum, myself Noor Mustafa, and today we are going to start the part number 2 of trauma to the extremities fracture. Now the topic is traction. Traction का मतलब होता है pulling apart. हमने दो चीज़ों को pull apart करना है, separate करना है by stretching forces. ठीक है, लिम्ब पे हमने अब क्या करना है, स्ट्रेचिंग फोर्सेस लगानी है ताकि फ्रैक्चर को स्ट्रेट पुल किया जाए. जब हम स्ट्रक्चर को स्ट्रेट पुल करेंगे तो वो अपनी जो डिफॉर्मिटी और मोन अलाइनमेंट में गया है वो वापस रिटर्न आ जाएगा. और ये हमने कब करना है, जब पेशेंट को हमने पेन कंट्रोल कर लेनी है, पेशेंट की उसको हमने पेन किलर दे देना है. ठीक है, यहाँ पर कोई मोडालिटी लगा के उसकी सबसे पहले पेन ख़त्म करनी है, क्योंकि फ्रैक्चर हुआ तो पेन भी तो होगी ना. फिर हमने सिंपली लिम्ब को पुल करना है मैनुअल ट्रैक्शन के थ्रू. मैकेनिकल भी यूज़ कर सकते हैं और मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीअलाइनमेंट फ्रैक्चर सेगमेंट. तो ये फ्रैक्चर सेगमेंट्स को रीअलाइन करेगा और जो भी लिम्ब की ओवरऑल लेंथ थी और अलाइनमेंट को उसको बैक टू द नॉर्मल ले आएगा, रिटर्न ले आएगा ना वापस. ठीक है, उसके बाद अगर तो फ्रैक्चर सिंपल है तो फिर ट्रैक्शन भी हमने सिंपल लगानी है. क्या मतलब है, इफ़ द फ्रैक्चर इज सिंपल एंड ऑफ इट रिक्वायर मोर देन सिंपली पुलिंग द रिड्यूसिड. सिंपल फ्रैक्चर है बाय तो रिड्यूस कैसे करना है, बाय सिंपली पुलिंग इट. वंस रिड्यूसेबल रिड्यूस कर लिया तो अब हमने उसको होल्ड भी तो करके रखना है. ऐसा नहीं कि फ्रैक्चर को हमने ट्रैक्शन दी और छोड़ दिया. अब हम चाहते हैं कि जो ट्रैक्शन हमने दिया वो सस्टेन रहे, होल्ड करके रखनी है, तो वो हम लॉन्गिट्यूडल ट्रैक्शन लगाएंगे थ्रू एक मशीन के थ्रू मैकेनिकली. अब देखो, कैन बी अप्लाइड एंड मेंटेन बाय अ वैरायटी ऑफ सिस्टम और टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं उसको मेंटेन करने के लिए. और ट्रैक्शन जब हम एक्सट्रीमिटी लाइक अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब एक्सट्रीमिटीज़ है ना, इन पे ट्रैक्शन करना अप्लाई ईजी होता है, लेकिन कुछ पेशेंट के लिए कम्बरसम का मतलब होता है हैवी. तो कुछ पेशेंट के लिए ये हैवी होता है. और एक इसमें क्या होता है कि एक हम पॉइंट रखते हैं और उसको फिक्स कर लेते हैं और उसके ऊपर बॉडी को पुल करते हैं. ऐसे ही ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं ना हम, कि एक सरफेस को फिक्स कर देते हैं और दूसरे को हम पुल करते हैं. दिस कैन रिक्वायर द पेशेंट टू बी फिक्स्ड. इसमें हमने पेशेंट को फिक्स कर देना है वन प्लेस पे और उसको बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे लेके आना है फ्रैक्चर सेगमेंट्स को. अब ये ट्रैक्शन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन केस ऑफ फेमरल शाफ्ट फ्रैक्चर्स में. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, टेम्परेरीली, टी फॉर ट्रैक्शन, टी फॉर टेम्परेरी. तो टेम्परेरी मैयर के लिए, पेशेंट की कंफर्ट के लिए, ठीक है, और ट्रांसफ़र के लिए टी ट्रैक्शन, टेम्परेरी और ट्रांसफ़र ऑफ द पेशेंट. जब तक हम उसको फिक्सेट नहीं ना कर पाते, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, तब तक हमने उसको ट्रैक्शन दे के रखनी है. अब दो चीज़ें हैं ट्रैक्शन में, एक तो हम थॉमस स्प्लिंट और बैलेंस ट्रैक्शन. थॉमस स्प्लिंट हम क्या करेंगे, इनिशियली थॉमस स्प्लिंट लगाएंगे स्टैटिक फैशन में, लाइक इमोबिलाइज्ड कंडीशन में. एंड देन वंस इन बेड, उसके बाद हम बैलेंस ट्रैक्शन लगाएंगे. इसको हटा देंगे, अब हमने बैलेंस ट्रैक्शन लगानी है, जिसमें हम क्या करेंगे, टू हेल्प पुल द लेग आउट ऑफ द लेंथ, जो लेग है उसको आउट ऑफ द लेंथ मूव करना है. और अब जो हमने स्केल ट्यूबरोसिटी पे जो हमारा था ना स्प्लिंट, उसको ख़त्म करना है. ये एग्जांपल हम यहाँ से समझते हैं. ये उन्होंने हमें एक दिखाई है थॉमस स्प्लिंट, और ये है हमारे पास बैलेंस ट्रैक्शन. थॉमस स्प्लिंट में उन्होंने कहा था कि हमने पेशेंट को इनिशियली स्टैटिक फैशन में इस तरह करना है. ये स्केल ट्यूबरोसिटी में हमारे पास सराउंड की हुई है, लेकिन अगर हम इस पर बात करें, हमने स्केल ट्यूबरोसिटी हटा दी है और सिंपली लिम्ब का वेट नीचे पुल करेगा, ग्रेविटी नीचे और बॉडी वेट ऊपर पुल करेगा, तो ट्रैक्शन है कि ये हमारे पास फ्रैक्चर हुआ है. ठीक है ना, तो इसको हमने रिड्यूस करने के लिए ट्रैक्शन दी हुई है. इतनी बात समझ आ गई है. फिर जो एंकर पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं ना, ये तो इनको हम किसी स्किन में भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, आइदर एडहेसिव और नॉन एडहेसिव बैंडेज के थ्रू, या फिर स्केलेटल ट्रैक्शन, जहाँ पे पिन, वेयर अ पिन इज़ प्लेस्ड इन द प्रॉक्सिमल टिबिया और डिस्टल फीमर में हम पिन प्लेस करते हैं जब हम स्केलेटल ट्रैक्शन करेंगे. और कॉमन एग्जांपल इसकी है, जब हमारे पास प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है ना, तो हम कोलर कफ पेशेंट को देते हैं. तो ये एक सिंपली उसकी एग्जांपल है कि आर्म जो है वो अपवर्ड मूव करेगी और ग्रेविटी जो है वो नीचे असिस्ट करेगी. एंड इट प्रोवाइड्स अ लॉन्गिट्यूडल ट्रैक्शन, और जो भी फ्रैक्चर फ्रेगमेंट के अलाइनमेंट है वो उसको मेंटेन करें. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ किस्नर वायर्स. किस्नर वायर, जिसको हम के वायर्स भी बोलते हैं, ये हम यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ हैंड एंड रिस्ट, मतलब स्मॉल फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स में. दीज किस्नर वायर्स मतलब के वायर्स आर स्मॉल, थिन एंड फ्लेक्सिबल वायर्स होती हैं विद द डायमीटर ऑफ 0.9 to 2.5 मिलीमीटर. ठीक है, किसको होल्ड करेंगी, स्मॉल बॉडी फ्रेगमेंट्स को
उनकी जगह पे इन प्लेन्स, और ये टेम्परेरी फैशन में इंट्राऑपरेटिवली हम अप्लाई करते हैं टू होल्ड द फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स इन प्लेस अंटिल डेफिनेट फिक्सेशन। जब तक हमारे पास डेफिनेट फिक्सेशन नहीं ना हो जाती तब तक हम टेम्परेरीली इसको अप्लाई करते हैं फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को होल्ड करने के लिए, और फिर बाद में हम जब फिक्सेशन कर देते हैं थ्रू प्लेट्स एंड स्क्रूज। इनएक्सपेंसिव होता है, ओबियसली एक वायर है तो इनएक्सपेंसिव है और सिंपल टू यूज़ होती है। मोर ओवर दे आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर डेफिनेट फिक्सेशन ऑफ इंजरीज लाइक हैंड एंड रिस्ट, पहले बता दिए। फ्लेक्सिबल नेचर होती है, ये भी हम इन्होंने ऊपर बताया, फ्लेक्सिबल वायर्स होते हैं। रिक्वायर्ड सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंटेशन का मतलब है कि इनको कोई सप्लीमेंट चाहिए होता है, अपने आप कोई कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम के वायर्स, हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन मतलब कॉम्बिनेशन यूज़ ऑफ के वायर जब हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लाजमी लगाते हैं ताकि इसकी फिक्सेशन और सप्लीमेंटेशन रहे के वायर्स की। अब डिजिटल एंड रेडियल फ्रैक्चर्स को हम क्या करेंगे, वायर्स को परक्यूटेनियसली आफ्टर क्लोज रिडक्शन, क्लोज रिडक्शन के थ्रू, परक्यूटेनियस का मतलब है स्किन के ऊपर से ही हम इसको प्लेस करेंगे, ठीक है। द ट्रेलिंग एंड ऑफ वायर इज लेफ्ट प्राउड टू द स्किन एट द एंड आर लिमिट बेंड टू लिमिट द वायर माइग्रेशन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें क्या है, उन्होंने कहा कि जो एक ये वायर है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फ्रेगमेंट्स हैं बोन के, मेटाकार्पल्स के, अब इनका फ्रैक्चर हुआ था तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ से एक वायर पास की ताकि मैं इन फ्रैक्चर सेगमेंट्स को होल्ड करके रखूँ। तो ये मेरे पास ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स कि ये वायर यहाँ से माइग्रेट, यहाँ से निकल के कहीं और बॉडी सेगमेंट में चली जाए, तो मैं तो नहीं ऐसा चाहती कि मेरी वायर माइग्रेट करके कहीं और चली जाए, वहाँ पे जाके फंस जाएगी, मसला क्रिएट होगा। फिर हम ये जो वायर होती है इसको यहाँ से ऐसे बेंड कर देते हैं लॉन्ग द बॉडी ताकि ये मूव ना कर सके, यही बात उन्होंने यहाँ पे कही है। और फिर के वायर को हम क्लीनिंग में रिमूव कर देंगे आफ्टर 4 to 6 वीक्स आफ्टर द इंजर्शन। कॉम्प्लिकेशन इसकी ये है कि ओबियसली बॉडी से बाहर अंदर कोई हम चीज़ भेज रहे हैं तो इन्फेक्शन भी जाएगी, वायर ब्रेक भी हो सकती है और फिक्सेशन लूज़ कर जाती है या वायर माइग्रेट भी कर सकती है। और वायर माइग्रेशन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्लैविकल का फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे के वायर प्लेस कर दी, ठीक है, यहाँ पे शोल्डर गिल्डर का फ्रैक्चर हुआ था, वहाँ पे के वायर फिक्स कर दी, तो अगर मेरे पास वहाँ पे बहुत से चांसेस हैं कि वो वायर मेरे पास थोरेसिक कैविटी या हार्ट में माइग्रेट हो जाए। ये केसेस रिपोर्ट होते हैं, इसलिए हम इन केसेस में शोल्डर गिल्डर क्लैविकल के केस में के वायर नहीं यूज़ करते। फिर है एक्सटर्नल फिक्सेशन। एक्सटर्नल फिक्सेशन का मतलब क्या है कि बॉडी के आउटर साइड पे हम कोई फिक्सेशन देंगे। अब द फिक्सेशन परक्यूटेनियस प्लेसमेंट है ना, ओवर द स्किन है, मेटल रोड भी हो सकते हैं, फ्रेम भी हो सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हम ये इंडिकेशन देख लेते हैं के वायर की, जब ये मुंह पर बैठते हैं। के वायर की इंडिकेशन कब यूज़ करेंगे, टेम्परेरी फैशन में। डेफिनेट फिक्सेशन मतलब स्मॉल फ्रैक्चर फिक्सेशन में इन केस ऑफ रिस्ट एंड हैंड, ये भी बता दें। टेंशन बैंड वायरिंग, फ्रैक्चर ऑफ पटेला एंड ऑरिकुलर, इनके केस में भी हम के वायर यूज़ करेंगे। टेंशन बैंड वायरिंग TBW। टेम्परेरी इमोबिलाइजेशन ऑफ अ जॉइंट, स्मॉल जॉइंट, ठीक है, ये इंडिकेशन ऊपर से रिलेट करें और ये इजी सी हैं। उसके बाद एक्सटर्नल फिक्सेशन मैंने बता दिया कि रोड भी यूज़ कर सकते हैं, मेटल फ्रेम भी यूज़ करते हैं। अब जो फ्रेम है वो कैसे बना होगा, द फ्रेम कंस्ट्रक्ट इटसेल्फ मे बी कंप्राइज्ड ऑफ ट्यूब्यूलर रोड्स विद कनेक्टर्स, ठीक है, और सर्कुलर रिंग, ये सारी उन्होंने ना टाइप्स बताई हुई हैं फ्रेम्स की, एक्सटर्नल फिक्सेशंस की। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहाँ पे बताई है वो है टेलर स्पेटियल फ्रेम एक हमारे पास होता है। टेलर स्पेटियल बोल रहे हैं, टेलर स्पेशियल फ्रेम, ठीक है। ये क्या करते हैं, ग्रेजुअल करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, ये याद रखना, इट कैन बी एन MCQ, ठीक है, कि जितने भी है ना ट्यूब्यूलर रोड विद कनेक्टर्स, सर्कुलर रिंग कंस्ट्रक्ट, एलिजा वो टाइप ऑफ फ्रेम, ये सारे टाइप्स ऑफ फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद है ड्रॉबैक क्या है एक्सटर्नल फिक्सेशन का, कि ये हैवी होती हैं ऑफ द पेशेंट के लिए। ऑब्वियसली हम पेशेंट को कोई ऐसी एक्सटर्नल फिक्सेशन पहनाएंगे, इट कैन बी हैवी, देन वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। इंडिकेशन के एक्सटर्नल जो फिक्सेशन का आप यूज़ करेंगे, 3 जगह पे स्टेबलाइजेशन है, ठीक है, या फिर इन्फेक्शन या बोन लॉस। स्टेबलाइजेशन, सबसे पहली स्टेबलाइजेशन एमरजेंसी स्टेबलाइजेशन में, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हुआ है और एमरजेंसी स्टेबलाइजेशन चाहिए, पॉलीट्रोमा पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट को एक ट्रॉमा नहीं हुआ, बहुत सारे ट्रॉमा हुए हैं, तो हमें एमरजेंसी कंडीशन है, स्टेबलाइज करेंगे लॉन्ग बोन्स को, ठीक है। और पेशेंट थॉट टू अनवेल टू अदर इंटरवेंशन, कोई और इंटरवेंशन काम नहीं आ सकती, तो हम उसको ये करेंगे डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक मतलब रिलेटेड टू द बोन, तो डैमेज, जो बोन को डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करेंगे। स्टेबलाइजेशन ऑफ डिसलोकेटेड जॉइंट आफ्टर रिडक्शन। फॉर एग्जांपल अब डिसलोकेटेड जॉइंट है,
उसकी स्टेबलाइजेशन के लिए। नी डिसलोकेशन हुई है तो वहाँ पे हमारे पास चांसेस है एवीएन हो सकती है आफ्टर द सर्जरी, तो वहाँ पे हमने स्टेबलाइज करना है। उसके बाद है टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन इन केस ऑफ पेरी आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स एंड अलाउ सॉफ्ट टिश्यू डैमेज। तो तब हम स्टेबलाइज कर देंगे जो पेरी आर्टिकुलर का मतलब होता है सॉफ्ट टिश्यूज़ और टेंडन्स वगैरह, तो वो जो डैमेज हुए हैं उनको टेम्परेली स्टेबलाइज कर देंगे ताकि उनकी हीलिंग हो सके। उसके अलावा वो फ्रैक्चर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द इन्फेक्शंस, ठीक है, उनमें भी, और बोन लॉस को ट्रीट करने, बोन लॉस जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनको भी ट्रीट कर सकते हैं थ्रू एक्सटर्नल फिक्सेशंस। ऑल्दो ये हमारे पास इन्फेक्शन करवाता है, लेकिन ये हम उनको प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन है प्लेट्स एंड स्क्रूज। प्लेट्स एंड स्क्रूज कैन बी यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। अब हमने इनका पर्पस क्या होता है, कंप्रेशन। अब स्क्रूज़ की बात करें तो लैग स्क्रू है, प्लेट्स की बात करें तो कंप्रेशन प्लेट है। दोनों ने क्या करना है, कंप्रेशन जनरेट करना है ओवर द फ्रैक्चर साइट, ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकें और डायरेक्ट बोन हीलिंग कर सकें। डायरेक्ट बोन हीलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट लैमिनर बोन बनती है, ऐसे ही इसको प्राइमरी बोन हीलिंग भी कहते हैं, जिससे एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो इन्होंने क्या करना है, कंप्रेशन प्रोवाइड कर दी है। प्लेट माइट बी यूज्ड सिंपली टू न्यूट्रलाइज फोर्स। अब जो प्लेट है वो बोन को फोर्स को न्यूट्रलाइज भी कर सकती है, ठीक है। ये एक सिंपल, अगर हम लॉजिक से बात करें तो एक प्लेट क्या करती है, बटरस इफेक्ट भी दे सकती है ना स्क्रू की निस्बत। स्क्रू तो एक हमारे पास एक लाइक स्क्रू की अगर हम बात करें वो इस शेप का होता है, ऐसे ही है ना, लेकिन प्लेट की बात करें वो ऐसे होती है। तो ये हमारे पास फोर्सेस को कम न्यूट्रलाइज करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, फोर्सेस को भी न्यूट्रलाइज करेगी और बटरस इफेक्ट भी देगी, ठीक है। उसके बाद है जहाँ पे हमारे पास आर्टिकुलर और पेरी आर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ पे हमने क्या करवानी होती है, एनाटॉमिकल रिडक्शन, जो हम पिछले पार्ट में पढ़ के आ चुके हैं, विया ओपन रिडक्शन यूज़ करते हैं हम इसमें, ऐसे ही है ना, ओपन मीन्स। और इसमें हमारे पास रिजिड कंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, तो वो हम प्लेट्स एंड स्क्रूज लगा देंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स है उसके अंदर क्या होता है, इसमें हम क्लोज रिडक्शन करते हैं और इसमें मैकेनिकल अलाइनमेंट रिक्वायर होती है विद रिलेटिव स्टेबिलिटी। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, लॉकिंग प्लेट टेक्नोलॉजी। ये जो भी ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टिकुलर, एनाटॉमिकल रिडक्शन, मैकेनिकल अलाइनमेंट, जो सब पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एलैबोरेट नहीं कर। अच्छा, इससे क्या होगा, दिस अलाउज अ क्लोज रिडक्शन एंड परक्यूटेनियस प्लेसमेंट ऑफ द प्लेट विद लॉकिंग स्क्रूज। इसमें क्या होता है, क्लोज रिडक्शन होती है, उसमें ओपन थी, इसमें क्लोज रिडक्शन है। बोन के ऊपर हम प्लेट करेंगे, उसको हम लॉक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज, ठीक है, टू क्रिएट एन इंटरनल कंस्ट्रक्ट। आइदर हम उसको क्लोज रिडक्शन ही कर रहे हैं, लेकिन हम उसको मजबूत करने के लिए, ठीक है ना, बैलेंस करने के लिए स्क्रूज लगा रहे हैं, विच बिहेव्स एन एक्सटर्नल फिक्सेशन। और यहाँ पे उन्होंने बात किया है कि इन नई इंटरवेंशन हो रही है जो कि हमारे पास बेनिफिशियल है टू ट्रीट सर्टेन इंजरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम अगर यहाँ पे बात करें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेट एंड स्क्रूज की। एडवांटेजेस क्या हैं कि हमें एनाटॉमिकल रिडक्शन मिलती है, पेशेंट जल्दी मोबिलाइज हो जाता है, ठीक है, और एब्सोल्यूट रिलेटिव स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, फ्रैक्चर साइट के साथ इंटरफेयर करेगा। जब स्क्रू या प्लेट लगाएंगे तो सॉफ्ट टिश्यू भी डैमेज होंगे, जो भी सरफेस ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। डज नॉट नॉर्मली अलाउ फॉर इंटरमीडिएट लोड बेयरिंग। पेशेंट अर्ली मोबिलाइज तो हो जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट लोड बेयरिंग नहीं कर पाता, नॉर्मल पर्सन की तरह आहिस्ता आहिस्ता कर पाएगा, इमीडिएट फ़ौरन नहीं कर पाएगा, आहिस्ता आहिस्ता। पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन होंगे, ओबियसली कोई बाहर से चीज़ जा रही है तो। मेटल वर्क कॉम्प्लिकेशंस, मेटल का बना है तो मेटल की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, रस्ट लग सकता है बाद में, उसको बाद में अगर रस्ट लग गया तो फिर हमें उसको रिमूव करवाना पड़ेगा, ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं ना। इंट्रामेडुलरी नेल्स, जिनको हम IMN बोलते हैं, ठीक है, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इन केस ऑफ डायफाइजियल फ्रैक्चर्स। डायफाइजियल फ्रैक्चर, डायफाइजिस हमारे पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर में आता है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, मैकेनिकल अलाइनमेंट, जहाँ पे रिलेटिव स्टेबिलिटी चाहिए होती है और इनडायरेक्ट बोन हीलिंग रिक्वायर्ड होती है। जब हम मैकेनिकल अलाइनमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो बोन की लेंथ, अलाइनमेंट और रोटेशन होती है उसको नॉर्मलाइज करते हैं। लॉकिंग स्क्रू यूज़ कर सकते हैं, आर देन प्लेस्ड प्रॉक्सिमली और डिस्टली टू मेंटेन द लेंथ और अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट और लेंथ को मेंटेन करने के लिए हमने इंटरमेडुलरी नेल्स के साथ साथ लॉकिंग स्क्रूज भी लगाने हैं। अब जो इंटरमेडुलरी नेल्स हैं उसकी आगे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अनरीम्ड होते हैं और रीम्ड होते हैं।
रीम जो होते हैं वो थिक होते हैं और जो अनरीम्ड होते हैं वो थिन होते हैं एज़ कम्पेयर टू रीम्ड। और रीमिंग हम करते हैं इनटू द बोन। रीमिंग में हम क्या करते हैं, जो इंटरमेडुलरी केनाल होती है ना एक बोन की, जैसे ये बोन है और ये इसकी इंटरमेडुलरी केनाल है, तो हम यहाँ पे एक इंटरमेडुलरी नेल को इंसर्ट करेंगे। अगर तो हम रीम यूज़ कर रहे हैं तो हम रीमिंग का प्रोसेस यूज़ करेंगे, जिसमें जो इंटरमेडुलरी केनाल है इसको हम वाइड करेंगे, ठीक है, ताकि पैसेज बना सकें हम जब हमने लार्ज लाइन। जहाँ पे तो पैसेज स्मॉल है फिर हम रीमिंग करेंगे, इसको लार्ज करेंगे और फिर लार्ज नेल इसके अंदर से पास करेंगे, ठीक है ना। रिलेटिंग टू लास्ट रीमर साइज यूज्ड, फॉर एग्जांपल अब हमने पहले जो रीमर यूज़ किया था ना इंटरमेडुलरी नेल्स रीम के साथ, उससे अगला जब यूज़ करेंगे तो फिर वो उसके लिए हम उससे जो पहला यूज़ किया था उससे लार्जर यूज़ करना है, ठीक है। कैन बी टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर। अब इसकी अगर हम रीम्ड और अनरीम्ड की बात करें तो जो हमारे पास रीम्ड होते हैं उनका इंसर्शन टाइम लॉन्ग होता है और अनरीम्ड क्विकर। जो ऑब्वियसली एक द थिंग इज़ लॉन्गर तो इंसर्शन टाइम भी उसका लॉन्गर होगा, अनरीम्ड थिन है उनका क्विकर हो जाएगा। टाइम टू यूनियन, ये ज़्यादा स्टेबलाइज होंगे और यूनियन भी इनका ज़्यादा जल्दी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अनरीम्ड। साइज ऑफ इम्प्लांट ऑब्वियसली थिक है तो लार्ज होंगे और रिडक्शन ऑफ डिजिटल फ्रैक्चर के लिए ईजी होगा, क्योंकि एक बड़ी चीज़ को हैंडल करना और छोटी थिन चीज़ को हैंडल करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट। और स्ट्रेंथ ऑफ कंस्ट्रक्टिविटी मोर और लेस, थिक की ज़्यादा होगी थिन की कम होगी। उसके अलावा अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें तो मिनिमली इन्वेसिव है, इतना ज़्यादा इन्वेसिव नहीं है। पेशेंट फ्रेंडली बिलिंग में आ जाएगा। लेस पेरियोस्टियल डैमेज, जो बोन की पेरियोस्टियम होता है उसको कम से कम डैमेज करेगा। देन ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ये दोनों प्रोसीजर ज़्यादा करेंगे लेकिन इंटरमेडुलरी नेल्स कम करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि इनका रिमूवल हमें करवाना पड़े, इसका हो सकता है कि ना करना पड़े, कभी कभार केसेस में करना पड़ता है, वैसे नहीं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि एम्बोलाई के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, एम्बोलाई के रिस्क ज़्यादा हो जाएगा और चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है जो कि डिफ़िकल्ट करना ट्रीट होंगी। डिफ़िकल्ट टू रिमूव इफ ब्रोकन, और अगर ये ब्रोक हो जाए तो फिर इसको निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद है आर्थोप्लास्टी। ए फॉर आर्थोप्लास्टी, ए फॉर एक्यूट, तो हम एक्यूट कंडीशंस में इसको यूज़ करते हैं। और ए फॉर ही आर्टिकुलर फ्रैक्चर और आर्टिकुलर फ्रैक्चर में दैट आर नॉट कंस्ट्रक्टिबल, जिनको हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते किसी और इंटरवेंशन के साथ, तो उनको हम आर्थोप्लास्टी कर देंगे। और वो इंजरीज जहाँ पे हमारे पास वेस्कुलरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, वेयर द वेस्कुलरिटी ऑफ आर्टिकुलर सेगमेंट, जैसे कि ओल्डर एज में जब फेमरल नेक फ्रैक्चर कॉमन होता है। फेमरल नेक फ्रैक्चर के फीमर के अराउंड जो है ना फेमरल आर्टरी भी पास करती है, तो जब फ्रैक्चर होगा तो चांसेस है कि वो जो फेमरल आर्टरी है ना वो डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से जो वेजल है वो रप्चर हो गई है, तो वहाँ पे एवीएन हो सकता है, तो हमने वहाँ पे आर्थोप्लास्टी करनी होती है। अब ये जो हमने आर्थोप्लास्टी करनी है वो डिपेंड करती है ऑन द डेमोग्राफिक्स लाइक एज एंड फंक्शनल डिमांड्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है, कि हमने कौन सी ट्रीटमेंट अप्रोच करनी है। इम्प्लांट की लॉन्गिटिविटी देखेंगे और पेशेंट का फंक्शन लेवल देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इम्प्लांट कौन सा इंसर्ट करना है और फिर उसको मैच करेंगे। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो आर्थोप्लास्टी फॉर ट्रॉमा वाज लिमिटेड। ट्रेडिशनली अगर देखें पुराने वक्तों में तो हम सिर्फ आर्थोप्लास्टी करते थे इन केस ऑफ हिप एंड शोल्डर, ठीक है, वो भी हेमी आर्थोप्लास्टी। लेकिन अब हम किसी भी बोन में कर सकते हैं। लाइक अब जो इंटरवेंशंस आई हैं वो है टोटल हिप रिप्लेसमेंट, फेमरल रिप्लेसमेंट, रेडियल हेड, हेमी एल्बो आर्थोप्लास्टी, रिवर्स पोलैरिटी, ये सारे प्रोसीजर्स हैं आर्थोप्लास्टी के जो कि हम पेशेंट्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। आर करंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ठीक है, फॉर ओल्डर एडल्ट्स विद ओस्टियोपोरोटिक पेरिआर्टिकुलर फ्रैक्चर, किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिनको ओस्टियोपोरोटिक मतलब कोई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हुआ है या फिर ओस्टियोपोरोटिक ओपीएफ, ठीक है। अब सिलेक्शन कैसे करनी है हमने कि हमने कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, ये सारी टेक्निक्स हैं रिप्लेसमेंट की, वो डिपेंड करता है पेशेंट पे, ठीक है, पेशेंट के एम पे कि वो रिटर्न टू ऑप्टिमम फंक्शन कब तक आना चाहता है, कि उसकी फंक्शनल डिमांड क्या है, और क्लिनिकल एविडेंस पे कि हमने किस पेशेंट के ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अप्लाई करना है। ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और एंड रिक्वायर कंसिडरेबल अदर रिसोर्स, और इसको सेफ और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज और स्किल्स चाहिए होता है जो कि सर्जन करता है। अब हमने सब कुछ कर दिया है, फ्रैक्चर को रिड्यूस कर दिया, होल्ड कर दिया है, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वो हील हो जाए। हीलिंग जो है ना एक फ्रैक्चर की वो डिपेंड्स करती है सेवरल फैक्टर्स पे,
किन किन फैक्टर्स पर पेशेंट की कॉमोर्बिडिटीज़ मतलब पेशेंट का रिस्क, जो भी चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ डिजीज़ होते हैं उसके ऊपर, पेशेंट की एज क्या है उसके ऊपर, जो ऑब्वियसली जो यंगर है वो ज़्यादा जल्दी हील्ड हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू ओल्डर। बोन कौन सी इन्वॉल्व है, अपर लिम्ब की या लोअर लिम्ब की, पेशेंट के फैक्टर क्या है, पेशेंट को इधर डायबिटीज़ तो नहीं है या पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं करता, ये पेशेंट का फैक्टर है। और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हीलिंग को स्लो डाउन करेंगे, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, वो डबल कर देती है यूनियन के टाइम को डायबिटीज़। उसके अलावा डिमिनिश ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। इन केस ऑफ पीवीडी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, वैस्कुलर इंजरी एट टाइम ऑफ इंजरी, ठीक है, स्मोकिंग, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शन साइड, ये इन सब से क्या होगा, हीलिंग डिले होगी क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही, यहाँ पे वहाँ पे इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे कोई एडिपोज टिश्यू नहीं, वहाँ पे कोई ग्लूकोज डेपोजिशन हुई है, इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा हम हीलिंग के लिए क्या मेथड यूज़ कर, हमने हीलिंग तो कर दिया, अब हम चाह रहे हैं कि जो हीलिंग है ना वो रैपिड हो सके। हीलिंग को इन्हेंस करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम बोन मैरो इंजेक्शन करवा देंगे, ठीक है, बोन मैरो इंजेक्शन एट द फ्रैक्चर साइट। ऑर्थोबायोलॉजिक्स सच एज बोन मोर्फोजेनिक प्रोटीन्स, बोन को उसकी प्रोटीन्स देंगे ताकि बोन स्ट्रॉन्ग हो, बोन स्ट्रॉन्ग होगी तो हीलिंग ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा हम माइक्रो मोशंस करवाएंगे, ठीक है, कंट्रोल्ड माइक्रो मोशंस करवाएंगे यूजिंग एन एक्सटर्नल फिक्सेटर को यूज़ करते हुए। इसके साथ साथ हम मोडेलिटीज़ की बात करें तो EMS यूज़ कर सकते हैं और पल्स मोड में अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है पेशेंट हील करके हमें उसको रिहैबिलिटेट करना है। रिहैबिलिटेशन में हमारा एम क्या है, पेशेंट अपनी वापस नॉर्मल फंक्शन पे रिटर्न कर सके, ठीक है, जैसे वो पहले था प्री मॉर्बिड फंक्शन में, वो एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल वापस आ जाए। और रिहैबिलिटेशन हमने एज़ सुन एज़ पॉसिबल स्टार्ट करनी है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि जब बोन यूनाइट होगी, यूनियन होगा तभी हमने रिहैबिलिटेशन करनी है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बल्कि हमने पहले से ही शुरू कर देनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव इफेक्टिव मूव, अब जो उसके सराउंडिंग जॉइंट्स हैं ना उनको भी हमने मूव करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडियस का फ्रैक्चर हुआ था तो हमने एल्बो की भी मोबिलाइजेशन करनी है और शोल्डर की भी, ताकि हमने ओवरऑल बॉडी को देखना है। लिमिट ग्लोबल स्टिफनेस, ग्लोबल स्टिफनेस का मतलब है ओवरऑल बॉडी की जो स्टिफनेस है और मसल ऑफ वेस्टिंग है उसको लिमिट करना, उसको नहीं होने देना। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट बाय फ्रैक्चर लोकेशन। फ्रैक्चर लोकेशन आइदर वो डायफाइजियल का है, मेटाफाइजियल का है, इंट्राआर्टिकुलर है, उसकी बेसिस पे हमने ट्रीटमेंट करनी है। तो सबसे पहला है हमारे पास डायफाइजियल फ्रैक्चर। देयर डायफाइजियल फ्रैक्चर, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि डायफाइजियल फ्रैक्चर हमारे पास एक एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, ठीक है, जिसमें एनाटॉमिकल रिडक्शन नहीं रिक्वायर होती बल्कि मैकेनिकल रिस्टोरेशन अप्लाई होती है, जिसमें हमने बॉडी की लिम्ब की लेंथ अलाइनमेंट और रोटेशन को नॉर्मलाइज करना होता है, करेक्ट करना होता है। ये पूरी बात बहुत डिटेल से पार्ट 1 में डिस्कस की है। उसके बाद एंगुलर मोल यूनियन अगर हो जाए, ठीक है, एंगुलर मोल यूनियन हो जाए ना डायफाइजियल फ्रैक्चर के केस में, तो जब हम पेशेंट को वेट बेयरिंग करवाएंगे तो एबनॉर्मल जॉइंट फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एंगुलर मोल यूनियन है, ठीक है, मोल यूनियन है तो एबनॉर्मल है ना, एंगुलर ही एबनॉर्मेलिटी है, तो जॉइंट फोर्सेस जो लगेंगी वो भी फिर एबनॉर्मल ही आएंगे जब वेट बेयरिंग करेंगे ऑन द जॉइंट अबव एंड बिलो, जो भी उसके ऊपर वाला एसोसिएटेड जॉइंट्स होंगे जो कि पेन कॉज करेंगे और सेकेंडरी DJD हो सकती है हमारे पास। इसलिए एंगुलर मोल यूनियन को ख़त्म करने के लिए हमने उसकी डायफाइजियल फ्रैक्चर को मैकेनिकल रिस्टोर करना होता है। देन हम अगर बात करें मेटाफाइजियल फ्रैक्चर्स की, मेटाफाइजियल फ्रैक्चर भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे AO क्लासिफिकेशन बताई है। AO क्लासिफिकेशन में ABC टाइप है, A टाइप एक्स्ट्रा आर्टिकुलर की है, B पार्शियल आर्टिकुलर और C कंप्लीट आर्टिकुलर। तो यहाँ पे अगर हम A टाइप की बात करें जिसमें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टाइप है तो उसमें जॉइंट कॉन्ग्रुइटी इज़ नॉट एन इशू, जॉइंट कॉन्ग्रुइटी इज़ नॉट एन इशू क्योंकि जॉइंट तो इन्वॉल्व है ही नहीं, है ना, हमारे पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है तो हम मैकेनिकल अलाइनमेंट करेंगे। सेम डायफाइजियल की बात यहाँ पे उन्होंने की हुई है। फिक्सेशन ऑफ मेटाफाइजियल फ्रैगमेंट इज लेस प्रिडिक्टेबल विद IMN। इसको जो भी मेटाफाइजियल फ्रैगमेंट है उसको हम मेडुलरी नेल से नहीं ट्रीट करेंगे बल्कि हम यूज़ कर सकते हैं स्क्रू फिक्सेशन, एक्सटर्नल फिक्सेशन, स्मॉलर जॉइंट के वायर्स, ठीक है ना, ये यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा यूज़ होती है। मेटाफाइजियल फ्रैक्चर आर क्लोज टू द जॉइंट। अब आइदर के ये
जॉइंट में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन जॉइंट के क्लोज जो हैं, इसलिए हमने इनको कंसीडर करना होता है कि स्टेबल फिक्सेशन की जाए और फिर जो भी रिहैबिलिटेशन मूवमेंट है वो हम उसको पेशेंट को जल्दी करवा सकें। उसके बाद है इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स। इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर सी टाइप आ गई, तो इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को एनाटॉमिकल रिडक्शन करवाएंगे। ऊपर दोनों में मैकेनिकल रिस्टोरेशन करा रहे थे, अब मैकेनिकल रिडक्शन करवानी है और रिजिड स्टेबलाइजेशन करवानी है, अर्ली मूवमेंट और डीजेडी को प्रिवेंट करना है। इसके बाद हम जो भी प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं वो बैलेंस होना चाहिए विद इंक्रीज्ड, हैव टू बी इंक्रीज्ड, बैलेंस विद इंक्रीज्ड वाउंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओपन सर्जरी। देखो आर्थोप्लास्टी जब हम करते हैं तो वो ओपन सर्जरी होती है, तो उसमें वाउंड कॉम्प्लिकेशंस कितनी ज़्यादा है और उसमें बहुत चांसेस हैं कि बोन के फ्रेगमेंट को हम डीवाइटलाइज कर दें, ठीक है। और बोन को ओपन सर्जरी में बोन को एक्सपोज करके करते हैं, तो हम बोन को एक्सपोज करें, उसकी जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं वो इतनी डैमेज हो जाए कि बोन डीवाइटलाइज हो जाए। तो इन सब चीज़ों को हमने बैलेंस करके रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोपोरोटिक इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर की बात करें तो दीज इज़ चैलेंजिंग एनाटॉमिकल रिडक्शन अप्लाई करेंगे, रिजिड स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर, कट आउट द सॉफ्ट बोन्स, फिक्सेशन डिवाइसेस। तो जो सॉफ्ट बोन है वो कट हो सकती है, ओबियसली बोन सॉफ्ट है, तो हम जो भी उसको देंगे, जो भी नेल्स देंगे, स्क्रूज देंगे, जो भी फिक्सेशन देंगे, वो कैसे स्टेबलाइज कर पाएगी उसको। इसलिए हम बोन को फिल करते हैं विद फिल बोन वॉइड्स, ठीक है ना, ताकि बोन जो सॉफ्ट थी उसको हम फिल कर देते हैं ताकि बोन स्टेबलाइज हो सके। इंजेक्टेबल बोन सब्सटीट्यूट्स में भी यूज टू फिल बोन वॉइड्स, तो इंजेक्टेबल बोन सब्सटीट्यूट्स दे देंगे हम, ठीक है। एंड ऑगमेंट फिक्सेशन, इफ़ स्टेबल फिक्सेशन इज़ नॉट पॉसिबल, स्टेबल फिक्सेशन नहीं कर सकते थे, फिर हम नॉन ऑपरेटिव देन कंसीडर माइट बी गिवन टू नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, फिर नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट और डिले कर देंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट को, प्राइमरी जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। ये मतलब उन्होंने सारे कंडीशंस बताई हैं कि हम क्या क्या इंटरवेंशन यूज़ कर सकते हैं। सी टाइप फ्रैक्चर मतलब इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर, तो सेपरेटेड फ्रॉम द मेटाफाइसिस, आर्टिकुलर सरफेस हैज सेपरेटेड, आर्टिकुलर सरफेस जो है वो मेटाफाइसिस से सेपरेट हो गई है, ऐसे ही है ना। और फिर इनिशियली एनाटॉमिकल रिडक्शन विद के-वाइज लैग स्क्रू के साथ करेंगे और फिर हम उसको आर्टिकुलर ब्लॉक इज अटैच टू द शैफ्ट और फिर उसकी प्रॉपर फिक्सेशन कर देंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर। डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर भी दो तरह के, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टिकुलर। अगर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर की बात करें, ये आगे से दो है हमारे पास, एक है वोलर डिस्प्लेस फ्रैक्चर, एक है डोर्सल डिस्प्लेस फ्रैक्चर। वोलर हमारे पास इन केस ऑफ स्मिथ फ्रैक्चर आएगा और डोर्सल मतलब पोस्टीरियर इन केस ऑफ कुलिस फ्रैक्चर आएगा। स्मिथ फ्रैक्चर और कुलिस फ्रैक्चर दोनों को ही हम क्लोज टेक्निक के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। और जब स्मिथ फ्रैक्चर को हम उसको ट्रीट करके उसको होल्ड करेंगे विद द कास्ट, तो वो अनस्टेबल और डिस्प्लेस हो सकता है, इसलिए हमने कास्ट नहीं यूज़ करना, वोलर बटरस प्लेट यूज़ करनी है। सेम इसी तरह उन्होंने कहा है क्लोज रिडक्शन, इसमें भी क्लोज रिडक्शन यूज़ करेंगे और हेल्ड इन कास्ट, लेकिन हेल्ड इन कास्ट करेंगे तो वो स्लिप हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, इसलिए मोस्टली हम वोलर बटरस प्लेट यूज़ करते हैं। और अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं कास्ट, तो हमने पेशेंट को अंडर रिव्यू रखना है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। फिर उन्होंने कहा है वो फ्रैक्चर जो कि डोर्सली डिस्प्लेस होते हैं, डोर्सल कम्युनिकेशन में चले गए ना, तो वो अर्ली और लेट कोलैप्स के रिस्क पे होते हैं, ठीक है, वो उनके डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर हम उसको रिड्यूस करेंगे थ्रू के वायर्स, प्लेट्स, स्क्रूज, फिक्सेशन और एक्सटर्नल वगैरह, ठीक है। रिड्यूस करके उनको होल्ड भी करना होता है, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने वही लिखा हुआ है कि के वायर्स के साथ फ्रैगमेंट्स को होल्ड करेंगे इंट्राफोकली, उसको लॉक करेंगे ताकि वो अपने प्लेस से ही लेना। ट्रीटमेंट अब हम पेशेंट पे बेस करता है, ट्रीटमेंट और पेशेंट और फ्रैक्चर के पैटर्न पे। इंट्रा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर की बात कर लिया, अब इंट्रा आर्टिकुलर की अगर हम बात करें तो उसमें जॉइंट सर्फेसिस भी इन्वॉल्व होंगी। जॉइंट सर्फेस इन्वॉल्व हो गई है तो एनाटॉमिकल रिडक्शन रिक्वायर होगी। लेकिन अगर डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर हुआ है, हमारे पास 2 मिलीमीटर का गैप आया है, तो वो एक्सेप्टेबल है। ये पार्ट 1 में भी बात की थी कि 2 मिलीमीटर गैप ऑफ टिबियल, प्लेट्यू, पटेला एंड रेडियस में एक्सेप्टेबल होता है 2 मिलीमीटर का रेजिडुअल गैप। लेकिन अगर यही 2 मिलीमीटर का गैप कंडाइलर फिंगर फ्रैक्चर्स में होगा ना, तो वो अनएक्सेप्टेबल है, उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर फेल्स प्रिडिक्टिवली विद स्प्लिटिंग ऑफ द ल्यूनेट फ्रेगमेंट ऑफ द कोरोनल प्लेट एंड सेपरेशन ऑफ रेडियस टाइलोइड। इसमें उन्होंने कहा है कि जब डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर होता है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो रहा है, तो वो ल्यूनेट फोसा फ्रेगमेंट भी
मतलब उसको भी फ्रैक्चर कर सकता है, जैसे एवर्जन फ्रैक्चर में हमारे पास होता था, ठीक है ना, उसको भी डैमेज किया और उसको भी डैमेज किया। एंड सेपरेशन ऑफ रेडियल स्टाइलोइड, और रेडियल स्टाइलोइड के साथ लूनेट फोसा पड़ा होता है, तो उसने उसको डैमेज कर दिया, सेपरेट कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि इफ़ क्लॉज रिडक्शन कैन बी अचीव्ड, अगर क्लॉज रिडक्शन हम कर सकते हैं विद मैनिपुलेशन, तो हम उसको क्लॉज रिडक्शन से ही ट्रीट करेंगे, उसको हेल्प कर देंगे के वाइट के साथ प्लेट स्क्रूज जो भी बात की। द सेम कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज क्लॉज रिडक्शन एंड परक्यूटेनियस, दोबारा वही बात, और उसको हमने क्या करना है, सप्लीमेंट कर देना है विद प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर 4 to 6 वीक्स। उसके बाद है प्रोक्सिमल फीमर का फ्रैक्चर। प्रोक्सिमल फीमर के फ्रैक्चर में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो डिमिनिश हो सकती है और एवीएन हो सकता है, जो हम पहले बात करके हैं। ब्लड सप्लाई में मेन कंसीडरेशन होती है। इसमें हम हिप कैप्सूल की बात करेंगे, जहाँ पे इन्होंने हिप कैप्सूल की थोड़ी सी एनाटमी बताई है कि एंटीरियरली हमारे पास इंटरट्रोकैंटेरिक लाइन होती है, पोस्टीरियरली हमारे पास फेमरल नेक होती है। तो हिप कैप्सूल या हिप लाइन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास अगर हिप जॉइंट है तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल को देखना होता है। अगर तो प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर हुआ तो उसको हम इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर कहेंगे, और अगर डिस्टल हुआ तो वो एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर बन जाएगा। अब पहले हम इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर को देखेंगे, जो कि हमारे पास प्रॉक्सिमल में हुआ है ना। फर्दर ब्रोकन डाउन इसको हम अनडिस्प्लेस्ड और डिस्प्लेस्ड इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर पढ़ते हैं। अनडिस्प्लेस्ड है, ठीक है, अपनी जगह से हिला नहीं है, तो अनडिस्प्लेस्ड स्टेबल रहेगा और उसने ब्लड सप्लाई को भी इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि वो अच्छा है ना, अनडिस्प्लेस्ड है, स्टेबल है, उसने ब्लड सप्लाई को कुछ नहीं किया। उसके बाद हमारा एम क्या होगा इसके अंदर, द एम इन ट्रीटिंग द अनडिस्प्लेस्ड इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर, कि हमने ड्यूरिंग द रिहैबिलिटेशन उसको डिस्प्लेस नहीं होने देना। अभी भी डिस्प्लेस नहीं है ना, तो ड्यूरिंग द रिहैबिलिटेशन भी डिस्प्लेस ना हो, इस बात का ख्याल रखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कैनुलेटेड स्क्रूज इंसर्टेड अराउंड द फेमरल नेक एंड हेड, तो हमने कैनुलेटेड स्क्रूज लगा देना। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल देखें, ये शैफ्ट है और ये हेड है और ये नेक है, तो हमने स्क्रू लगा दिया, कैनुलेटेड स्क्रू, उसको होल्ड करने के लिए। देन अब डिस्प्लेस्ड है, डिस्प्लेस में चांसेस हैं एवीएन होने के, और ये किस में होगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर तो ये यंग में होता है या ओल्डर में होता है, इसमें भी हमने देखना होता है। अगर तो यंग में हुआ है तो उसको हम लगाएंगे, रिड्यूस करेंगे थ्रू इंटरनल फिक्सेशन, कैनुलेटेड स्क्रूज और डायनामिक हिप स्क्रूज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ओल्डर में हुआ है तो फिर हमें उसकी ऑर्थोप्लास्टी करनी पड़ेगी। कंप्लीट टोटल ऑर्थोप्लास्टी भी कर सकते हैं या फिर हेमी ऑर्थोप्लास्टिक भी कर सकते हैं, डिपेंड्स करता है पेशेंट पर, सर्जिकल एक्सपर्टीज़ पे। अब यही एक्स्ट्रा कैप्सुलर की बात करें, जो हमने पढ़ा था कि अगर तो जॉइंट हिप जॉइंट से डिस्टली होगा, तो ये डिस्टली होगा, ठीक है, और इसमें वेस्कुलरिटी का इशू नहीं होता क्योंकि ये प्रॉक्सिमल नहीं है, ये फेमरल आर्टरी से दूर है। इसको क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अनस्टेबल और स्टेबल फ्रैक्चर्स। अनस्टेबल है तो उसमें हमने क्या करना होगा, इंक्लूडेड रिवर्स ओब्लिक पैटर्न और वेयर द मीडियल कैलकट इज कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। अनस्टेबल फ्रैक्चर है तो लेसर ट्रोकेंटर जो है ना वो कम्युनिकेटेड, मतलब कम्युनिकेटेड का मतलब होता है बहुत मल्टी फ्रैगमेंट्स हो गए हैं, तो मल्टी फ्रैगमेंट्स ऑफ लेसर ट्रोकेंटर के फ्रैक्चर में अनस्टेबल फ्रैक्चर आएगा, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स द रिवर्स ओब्लिक पैटर्न, जो पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर है, ठीक है। उस स्टेबल एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर की बात करें तो उसमें हमने क्या करना होता है, डायनामिक हिप स्क्रू लगाना होता है। ऊपर हमने क्या लगाया था, वो कैनुलेटेड स्क्रूज और डायनामिक हिप स्क्रूज उधर भी लगाए थे, लेकिन यहाँ पे हमने इन केस ऑफ हेड एंड शैफ्ट डायनामिक स्क्रू लगाना। जैसे वहाँ पे हमने बात की थी हेड और नेक की, अब यहाँ पे हेड और शैफ्ट की बात करें तो ये हमने डायनामिक स्क्रू लगाया हुआ है, ठीक है, डायनामिक, ये देखो डायनामिक हिप स्क्रू। उसके बाद अनस्टेबल फ्रैक्चर है, यहाँ भी हमने डायनामिक हिप स्क्रू ही लगाना है दोनों केसेस में। बट ड्यू टू अनफेवरेबल मैकेनिकल इन्वायरमेंट रिलेटिंग टू लॉस ऑफ मीडियल कैलकल और रिवर्स ओब्लिक पैटर्न एंड इंटरमीडिएट राइज में भी कंसीडर, उन्होंने कहा है कि इसको हम लेस प्रेफर करते हैं डायनामिक हिप स्क्रू को इन केस ऑफ अनस्टेबल, क्योंकि ये अनफेवरेबल होता है फॉर दिस कंडीशंस, तो इंटरमीडिएट डिवाइसेस को हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोसिस में ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बोन की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। अब बोन की स्ट्रेंथ ही नहीं है तो उसके ऊपर थोड़ा सा भी ट्रॉमा आएगा, थोड़ी सी भी मतलब पेशेंट आराम से भी गिरेगा तो वो आराम से फ्रैक्चर हो जाएगा, लो एनर्जी ट्रॉमा से भी वो फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेशेंट की जो भी बोन है उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो उस ट्रॉमा को विथस्टैंड कर सके।
तो जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं ये उनमें कॉमन होता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोटिक इज़ अ प्रोग्रेसिव एज डिजीज़ है ना, जैसे जैसे एजिंग होती जाती है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ओल्डर एज में चैलेंजिंग है, क्योंकि पहले से ही मोबिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे जैसे एज होती है तो मोबिलिटी हमारे पास कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब पेशेंट की मोबिलिटी आगे कम है, ठीक है, पेशेंट एजिड भी है, पेशेंट की बोन्स में भी नहीं है, तो पार्शल सच पेशेंट उनमें पार्शल वेट बेरिंग पेशेंट अनएबल होते हैं। तो हमने पेशेंट को इमीडिएट वेट बेरिंग टू होल्ड, पेशेंट जो देखो पार्शल वेट बेयर नहीं कर पाएगा, तो हमने क्या करना है, पेशेंट की इमीडिएट फिक्सेशन करनी है ताकि पेशेंट वेट बेरिंग में आ सके और जो भी यूनियन हमने किया है और उसको होल्ड कर सके, पोजीशन को होल्ड सके जब तक यूनियन नहीं होता। समझ आइए बात। मोबिलिटी प्रॉब्लम्स में है तो वो पेशेंट पार्शल वेट नहीं कर पाते, तो हमने फिक्सेशन करनी है और फिक्सेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि पेशेंट वेट बेरिंग कर सके और पोजीशन को होल्ड कर सके एंटिल द यूनियन। इसके लिए हम लॉकिंग प्लेट टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव फिक्सेशन इन ऑस्टियोपोरोटिक बोन, या फिर बोन वॉइड फिलर्स कैन बी यूटिलाइज, जिनमें बोन सॉफ्ट हो जाती है ना तो हम बोन की फिलिंग कर देंगे। देन हमारे पास है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। पैथोलॉजी है कोई जिसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। एबनॉर्मल बोन एबनॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, और वो नॉर्मल लोड को भी बियर नहीं कर पाएगी, ठीक है। और कोई पैथोलॉजी की वजह से फ्रैक्चर होगा, डिपेंड करता है कि पैथोलॉजी कौन सी थी, ठीक है, कि पैथोलॉजी कौन सी थी, कौन सा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हुआ है, मे नॉट ही, लेकिन मतलब कि हमने क्यों देखने के कोज क्या है कि आइदर कोई मेलिग्नेंसी है पैथोलॉजी में, ट्यूमर है या फिर ऑस्टियोमलेशिया है, उसके अकॉर्डिंगली बोन हो सकता है कोई डिजीज़ में ये करे कोई में ना करे। तो हमने पेशेंट को लोड बेयरिंग डिवाइसेस देनी है, लोड शेयरिंग डिवाइसेस नहीं देनी, ठीक है। क्या देना है, लोड बेयरिंग डिवाइसेस। इफ़ द जॉइंट सरफेस इफ़ इन्वॉल्व, अगर तो जो भी फ्रैक्चर हुआ है इसने जॉइंट सरफेस को भी इन्वॉल्व किया है, ठीक है, इंट्राआर्टिकुलर बन गया, तो हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट करनी है, या एक प्रोसीजर होता है हमारे पास एक्साइज्ड एंड ब्लॉक, या फिर वो करना है, ठीक है। तो बोन वीक हो जाती है, यहाँ पे देखो अब क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो बोन वीक हो गई है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ट्यूमर है, मेटास्टैटिक डिपोजिशन है, हीमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज चल रही हैं, ठीक है, जिनमें ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं। ये कंडीशंस की वजह से ये पैथोलॉजीज है ना, तो इनकी वजह से फ्रैक्चर हो जाएगा। और पेशेंट का कहेगा अपनी हिस्ट्री में कि मैं इतनी ज़ोर से गिरा नहीं था जितना ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया। मतलब उसकी जो हिस्ट्री है ना वो सीवियरिटी ऑफ द इंजरी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, रिलेट नहीं कर पा रही। लो एनर्जी ट्रॉमा था जिससे फ्रैक्चर होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फ्रैक्चर हो गया। अब जो हमने अंडरलाइंग कोज है ना उसको ट्रीट करना है। फ्रैक्चर तो हो गया, फ्रैक्चर तो हम ट्रीट करेंगे, लेकिन फ्रैक्चर हुआ क्यों है उसको भी ट्रीट करना है। अगर तो मेलिग्नेंसी है, मेलिग्नेंसी को ट्रीट करेंगे, मेटास्टेटिस है उसको ट्रीट करेंगे। मतलब उनका क्या है कि अंडरलाइंग कोज को हमने सॉर्ट आउट करना है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, अब पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुअर है। इसका मतलब क्या है कि जो पेशेंट है वो 80 साल का है, ठीक है। अब उसको ट्यूमर है, ठीक है, उसकी बॉडी में ट्यूमर है कहीं भी है, तो उसने ट्यूमर बोन्स को वीक कर दिया हुआ है। अब हमें पता है कि पेशेंट 80 साल का तो आगे ही 80 ईयर्स का, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है ना, आगे उसने कितना ही जीना है। तो फिर स्टेबलाइजेशन विद लोड बेयरिंग डिवाइसेस हम उसको दे देंगे, ठीक है। अगर तो आइसोलेटेड सिर्फ एक मेटास्टेसिस है इज आइडेंटिफाइड, लेकिन ओवरऑल प्रोग्नोसिस ठीक है, ठीक है। अब पेशेंट का ओवरऑल प्रोग्नोसिस भी ठीक है, उसके अंदर मेटास्टेसिस भी ठीक है, ठीक है। देन मोर एग्रेसिव क्यूरेटिव अप्रोच, फिर हम उसको और एग्रेसिव क्यूरेटिव अप्रोच पे लेके जाएंगे, जिसमें पेशेंट को एन ब्लॉक एक्सियन दे सकते हैं, ठीक है, और जो भी उसका डेपोजिशन है उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद मतलब इधर उन्होंने एक बात कही है जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि पेशेंट की जो है ना हमने स्टेज देखनी है उसकी डिजीज़ क्या। इधर उसको अगर तो फॉर एग्जांपल उसको केस है तो हमने देखना है कैंसर है, कौन सी स्टेज का कैंसर है। तो अगर तो उसकी कैंसर ग्रेडिंग जो है वो 4 ग्रेड का कैंसर है, तो फिर अब तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, तो फिर हमने उसको लोड बेयरिंग डिवाइस देनी है। लेकिन अगर पेशेंट का ग्रेड 1 है या 2 है तो पेशेंट का गुड प्रोग्नोसिस है, वो ठीक हो सकता है, तो फिर उसको एन ब्लॉक या फिर आर्थोप्लास्टी दे देंगे। इतनी समझ आ गई है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ नहीं है, लेकिन हमने पहले ही उसको फिक्सेशन कर दी है, फिक्सेशन बिफोर द फ्रैक्चर, क्योंकि हमें चांसेस थे, हमें
पता था कि यहाँ पे बहुत 99% चांसेस है कि यहाँ फ्रैक्चर होना है, तो हम पेशेंट के फ्रैक्चर से पहले ही वहाँ पे उसको स्टेबलाइज कर देंगे और फिक्सेशन कर देंगे। यही बात उन्होंने इस पैराग्राफ में बताई हुई है। उसके बाद अब है हमारे पास ओपन फ्रैक्चर्स। ओपन फ्रैक्चर्स हमारे पास वो होते हैं जिन्होंने स्किन को डैमेज करके वो स्किन से आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओवरलेइंग वाउंड होते हैं जिनको हम कंपाउंड फ्रैक्चर्स भी कहते हैं। जब ओपन फ्रैक्चर होगा तो हमारे पास बोन भी डैमेज होगी और सॉफ्ट टिश्यू भी डैमेज होगा। तो जो बोन इंजरी हुई है हमने उसको स्टेबलाइज करना होता है और जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसको मैनेजमेंट करनी होती है उसकी, ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशन रेट है उसको लो करें और पेशेंट का गुड आउटकम, गुड प्रोग्नोसिस बना सकें, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन इज़ एक्सपेंसिव। हमने उसको प्रिवेंट करना होता है कि कोई जॉइंट इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो गई तो वो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड होगी और उसको ट्रीट करना टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, एक्सपेंसिव भी होगा, लेबोरियस भी होगा, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, इन्फेक्टेड फीमेल शैफ्ट फ्रैक्चर, फॉर एग्जांपल हमने इंटरमेडुलरी नेल से पेशेंट की फीमेल शैफ्ट फ्रैक्चर को ट्रीट किया था, अब उधर इन्फेक्शन हो गई है, तो इन्फेक्शन की वजह से अब हमें उसको 3 साल लगेंगे और 5 ऑपरेशन करने पड़ेंगे उसको ठीक होने के लिए। इसलिए इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है कि हमने जो भी फ्रैक्चर है उसको इन्फेक्शन से बचाना है। उसके अलावा एक जहाँ पे क्लासिफिकेशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन फ्रैक्चर्स, जो कि डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे, एक तो साइज़ ऑफ द वाउंड पे और एक सीवेरिटी ऑफ द वाउंड पे, ठीक है, सीवेरिटी ऑफ द इंजरी और वाउंड। इसमें हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं, ठीक है। हैवीली कंटामिनेटेड वाउंड ऑफ अंडर 1 सेंटीमीटर एंड स्टिल कंसिडर्ड अ ग्रेड 3 इंजरी। इस बात को हम इससे समझेंगे नोट्स से। फॉर एग्जांपल ये देखो, ओपन फ्रैक्चर है कम्युनिकेटिंग आउटसाइड द वर्ल्ड, तो हमने कस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन है विच विल डिपेंड्स अपॉन द सीवेरिटी ऑफ द इंजरी, ठीक हो गया। इसमें हमने क्या करना है, इसमें 3 स्टेजेस हैं, 1 2 3, 3 क्लास है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में क्या है, जो हमारे पास वाउंड है ना वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा, लो एनर्जी ट्रॉमा हुआ है सच एज सिंपल फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर और सिर्फ एंकल ट्विस्ट हुआ है। जो माइनर इंजरीज एंड लो एनर्जी ट्रॉमा है तो उसको हमने टाइप 1 में डाल दिया है। 1 सेंटीमीटर से कम थी, अब 1 to 10 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गई है, टाइप 2 हो गया और ट्रांसवर्स मॉडरेट एनर्जी आई है। पहले लो एनर्जी थी, अब मॉडरेट एनर्जी आई है, ठीक है। इसके बाद टाइप 3 में स्वेरस टाइप है ये, ठीक है, जिसमें आगे से हमारे पास 3A 3B 3C है। इसमें ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर का वाउंड होगा, ठीक है। हाई एनर्जी ट्रॉमा कैन बी एनी साइज़, ये नीचे मैं समझाती हूँ, कैन बी एनी साइज़। इसमें साइज़ नहीं देखना, इसमें हमने ट्रॉमा देखने के कितनी सीवियर है, हाई एनर्जी ट्रॉमा है और इसके अंदर स्टेबलाइजेशन रिक्वायर होगी। अगर तो 3-1 है तो स्टेबलाइजेशन, एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन करनी है और पेरियोस्टियम की कवरेज करनी है, ठीक है। जो भी बोन की पेरियोस्टियम है ना उसको एडिक्वेट कवरेज रिक्वायर्ड है। 3B में बोन लॉस होगा और पेरियोस्टियम भी स्ट्रिप हो जाएगी, ठीक है, बोन लॉस होने लग जाएगा, एवियन भी हो जाएगी 3B में। 3C में आर्ट्रियल डैमेज भी हो सकती है, न्यूरोवेस्कुलर डैमेज भी हो सकती है दैट नीड टू बी रिपेयर और मेजर। अब फॉर एग्जांपल अगर एनी साइज की बात करें तो एक बुलेट इंजरी है, बुलेट इंजरी का वाउंड कितना होगा, इतना सा, ठीक है। तो अब वो है तो 1 सेंटीमीटर का होगा या लेस देन 1 सेंटीमीटर का, लेकिन उसकी सीवियरिटी कितनी ज़्यादा होगी कि वो बोन को शैटर कर देगा, ठीक है। एक्सट्रीम है, ठीक है, तो 3 हमने तब भी इसको 3 टाइप का कहना है। लेकिन अगर ओल्ड एज है वो फॉल हुआ है, लो एनर्जी, फॉल में लो एनर्जी ट्रॉमा है, ठीक है, बहुत हल्का सा गिरा है और रेडियस फ्रैक्चर हो गया, तो तब हम उसको टाइप 1 कहेंगे क्योंकि उसकी सीवियरिटी कम है और उसका जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी था वो लो एनर्जी से था, ना कि हाई एनर्जी से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कि हमारा एम क्या है, कि हमने ओपन फ्रैक्चर को जो भी है अपने पेशेंट को ऑप्टिमम फंक्शन पे लाना है और इन्फेक्शन से अवॉइड करवाना है, बोन का जल्दी से जल्दी यूनियन करवाना है। उसके बाद प्री सर्जिकल अगर हम देखें तो प्री सर्जिकल फेज़ में हमने सर्जरी तो सर्जन ने करवानी है। हम क्या क्या कर सकते हैं कि जो भी उसका वाउंड हुआ है उसकी फ़ोटोग्राफ ले लें ताकि जो भी सर्जन आए तो उसको हम दिखा दें कि ये इसका वाउंड है, तो ये ना हो कि हमने उसको बंद किया था उसको दोबारा खोलना पड़े, दोबारा बंद करना पड़े। हमने एक ही बार उसकी फ़ोटो लेके उसको कवर कर देना है, उसको ड्रेसिंग कर देनी है। देन हमने क्या करना है कि उसका न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक करना है, ठीक है, और हमने देखना है कि फ्रैक्चर डिस्प्लेस है कि नहीं, न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस देखना है।
पेशेंट की कॉन्शियसनेस लेवल और उसकी नर्व सप्लाई, वेसल सप्लाई, अगर तो ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे हमने उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए कपड़ा बांध देना है। फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड है तो उसको रिड्यूस करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने सर्जन ही बन जाना है, हमने ये नहीं करना, हमने बस जो कि लिम्ब का जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन थी उसको वापस लेके आना है। जो जब फ्रैक्चर होगा तो वो सॉफ्ट टिश्यू सराउंडिंग मसल पे प्रेशर क्रिएट करेगा, हम चाहते हैं कि वो प्रेशर रिमूव हो जाए। फॉर एग्जांपल ये मेरी टांग थी और ये मेरा फ्रैक्चर हुआ, टिबिया का फ्रैक्चर, और मेरा ये ऐसे बोन बाहर आ गई है। तो ऐसे क्या करना है कि बस इतना रिड्यूस करना है कि जो लेग है ना वो लेग लगे। ठीक है, ये उन्होंने कहा है मेक अ लेग लुक लाइक अ लेग एंड एन आर्म लुक लाइक एन आर्म। ठीक है, बस इतना रिड्यूस करना है, पूरे सर्जन नहीं बन जाना। और फिर जो भी आपने किया उसको डॉक्यूमेंट करना है ताकि जो सर्जिकल टीम है आप उसको इन्फॉर्म करें। जो भी आपने रिड्यूस किया उसको इमोबिलाइज कर देना है इन स्प्लिंट। ठीक है, और जो भी वहाँ पे डर्ट है उसको रिमूव करना है बाय वॉशिंग इट विद मॉइस्ट सेलाइन ड्रेसिंग। ठीक है, रिमूव एनी माइक्रोस्कोपिक डस्ट और वॉश आउट एनी डेब्रिमेंट। ठीक है, फिर आपने पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी है ताकि पेशेंट का जो भी बैक्टीरिया वगैरह अंदर गया है वो किल हो जाए। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, सारे बैक्टीरिया को आपने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन दे देनी है। टेटनस का इंजेक्शन दे देना है फॉर एग्जांपल अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो। और फिर जब ऑर्थोपेडिक सर्जन आ जाए तो फिर आपने उसको पूरे सीन से इन्फॉर्म कर देना है। सर्जिकल प्रोसीजर अगर हम देखें, सर्जिकल फेज़ में पहले ज़माने में हम कहते थे कि अगर ओपन फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें हमने इंटरनल फिक्सेशन नहीं करनी, लेकिन अब जो मॉडर्न रिसर्च कहती है कि हमने उसको कर सकते हैं ताकि रिकवरी और हीलिंग हो सके और जो भी सॉफ्ट टिश्यू की डिटोरेशन हुई या डैमेज हुआ उसको प्रिवेंट कर सकें। फ्रैक्चर स्टेबलाइजेशन के यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स उन्होंने बताया। उन्होंने इसके बाद जो भी जोन ऑफ द इंजरी है, जो भी इंजरी का एरिया है उसको वो स्प्रेड ना हो। ठीक है, वो ज़्यादा इंजरी स्वेयर ना हो, उसके लिए हमने सॉफ्ट टिश्यू की मैनेजमेंट करनी है। जो भी हमारे पास अब जो सॉफ्ट टिश्यू रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि डैमेज हो चुका है, ठीक है, उसको हमने निकाल देना है। ठीक है, रिमूव कर देना है। और जो बोन के फ्रेगमेंट्स डिवाइटलाइज हुए हैं, जो टूट चुके हैं, लूज़ हो चुके हैं, ठीक है, उनको भी हमने निकाल देना है ताकि वो फर्दर डैमेज ना करें। और बोन डिफेक्ट्स हम इजीली डील कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इन्फेक्टेड नॉन यूनियन। जैसे हमने पीछे बात किया कि इन्फेक्शन हो जाए तो ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है। बोन डिफेक्ट को हम ट्रीट कर लेंगे लेकिन बोन इन्फेक्शन को ट्रीट करना इज़ वेरी। उसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है जो कि है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में हमारे पास प्रेशर रेज हो जाता है। हमारे पास ना लाइक बॉडी में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो किसी कंपार्टमेंट का प्रेशर रेज हो जाता है इन द ओस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट दैट टू अ लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज टिश्यू परफ्यूजन। इनका अपोजिट रिलेशनशिप है। अगर तो प्रेशर ज़्यादा होगा ना, ठीक है, एक कंपार्टमेंट का प्रेशर ज़्यादा है तो परफ्यूजन कम हो जाएगी। देयर इज़ सेवरल कॉजेज़ ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कॉजेज़ क्या क्या है? फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, मोस्ट केसेस में फ्रैक्चर ही होता है। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्यूशन, सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्यूशंस मतलब डैमेज, टीयरिंग। उसके अलावा रेयरली ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, बर्न्स, इस्कीमिक स्वेलिंग, ठीक है। उसके अलावा टाइट कास्ट, ड्रेसिंग, एक्स्ट्रावाजेशन, ये सब कुछ हमारे पास कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी हम इसकी यहाँ से समझते हैं। पहले एक है टिश्यू प्रेशर। जब टिश्यू प्रेशर ज़्यादा होगा, अभी हमने पढ़ा इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो परफ्यूजन कम होगी। परफ्यूजन कम हो रही है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी कम पहुँचेगी और टिश्यू को इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया पे ब्लड नहीं सही पहुँच रहा तो वहाँ पे उसको इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम पढ़ लें पैथोफिजियोलॉजी में टिश्यू परफ्यूजन इंक्रीज़ और माइक्रो परफ्यूजन रिड्यूस मतलब डिक्रीज़, तो क्या होगा? टिश्यू परफ्यूजन और मसल डैमेज हो जाएगा इरिवर्सिबली। एनोक्सिया, एनोक्सिया मतलब एनोक्सिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा वहाँ पे। और क्लिनिकल डायग्नोस हम इसका कैसे निकालते हैं? 5 P's से। 5 P's हमारे पास कौन कौन से हैं? पेन, पैलर, पल्सनेस, पैरालिसिस और पैरेस्थीसिया। पेन सबसे पहले हमारे पास पेशेंट शो करेगा कि उसको पेन होती है, और पेन कब होती है? पैसिव स्ट्रेच पे, ठीक है, पेन और पैसिव स्ट्रेच। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंस हमारे पास आएंगे वो पेशेंट कहेगा पैलरनेस, पैरालिसिस और पैरेस्थीसिया। ये नेक्स्ट हमारे पास स्टेज में पेशेंट कहेगा। और जो पल्सनेस है वो सबसे लास्ट रिपोर्ट आएगा, लेट साइन है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इस पैराग्राफ में यही बताया। फिर है कंपार्टमेंट सिंड्रोम को हम मॉनिटर करते हैं, मे बी यूजफुल इन केस ऑफ डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल जब पेशेंट का लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस है ना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस है,
या फिर अनकॉन्शियस है तो हमारे पास सस्पेक्ट हम करते हैं कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, तो वहाँ पे हमने इसको मॉनिटर करना होता है। हमने सिर्फ उसका मतलब जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है ना वहाँ पे नहीं हमने कंपार्टमेंट सिंड्रोम मेजर करना, बल्कि हमने उसके नियर करना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब हमारे पास इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक है एब्सोल्यूट प्रेशर, एक है प्रेशर डिफरेंस। एब्सोल्यूट प्रेशर अगर ग्रेटर देन 30 mmHg, mmHg नहीं है ये, mmHg है, ठीक है, और इक्वल इतना हो जाएगा तो वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम करेगा। और प्रेशर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो लेसर देन 30 mmHg और इक्वल, यही बात उन्होंने यहाँ पे बताई है, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर की और प्रेशर डिफरेंस की। उसके बाद एमरजेंसी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, अगर हम कोई कास्ट लगाते हैं या स्प्लिंट लगाते हैं ना तो उससे भी प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है। तो अगर तो उसकी वजह से हुआ है तो इमीडिएटली आपने वो कास्ट और ड्रेसिंग को ख़त्म करना है, काट देना है, रिमूव कर देना है, और जो एक्सट्रीमिटी है उसको एलिवेट कर देना है अबव द लेवल ऑफ द हार्ट, ठीक है, एलिवेट कर देना है। उसके अलावा जो हमारे पास ट्रीटमेंट अप्रोच करते हैं हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम की, दैट इज़ फेशियोटोमी। फेशिया का कंपार्टमेंट होता है ना, तो हम फेशिया ही रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे उन्होंने बात की है कि हाई एंड लो एनर्जी ट्रॉमास में ऐसा नहीं है कि किसी में एक में ज़्यादा होता है, दोनों में कॉमन होता है, एसोसिएटेड विद ऑल्सो हाई एंड लो एनर्जी ट्रॉमास। तो कंप्रेशन फ्रैक्चर अकर्स ओपन फ्रैक्चर्स में कॉमन होता है, ठीक है, और वो पेशेंट जिनमें अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है उनमें हम हाई इंडेक्स सस्पेक्ट करते हैं कि इनमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर, आई होप यू लाइक द वीडियो।